बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ टी टाइम। नाज़रीन, आज के शो में मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और ये वो टॉपिक है जिसकी तकरीबन हर कनेडियन शहरी को कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है या इस सब्जेक्ट पर नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर टॉपिक इम्पॉर्टेंट है तो मेहमान भी ख़ास होंगे और मेरे साथ आज एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके अलावा इनकी पर्सनैलिटी से मैं ज़ाती तौर पे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ और उसके बारे में भी हम आज इनसे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मॉर्गेज आर्किटेक्ट कामरान कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। और मैं भी आपको बड़ी देर से देख भी रहा हूँ मीडिया में भी, और मैं माशाल्लाह बड़ा अच्छा आप प्रोग्राम जो भी कंडक्ट करते हैं बड़े अच्छे नॉलेज के साथ, बड़े उसके साथ, और लेकिन उसके साथ साथ ये है कि आप जब भी मुझे मिले हो आप बड़े रिस्पेक्टफुल वे में मिले हो और मैं उससे बड़ा इम्प्रेस हूँ। स्पेशली यंगर जनरेशन में ऐसी वैल्यूज़ को कैरी करना साथ साथ, तो बड़ी खुशी हुई। थैंक यू सो मच। या Kamran bhai, we will talk about a lot of things today. But first of all, I want to know and I want my viewers to know who is Kamran Qureshi to Kamran Qureshi. आप खुद अपने आप को कैसे पहचानते हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैंने इंजीनियरिंग की पाकिस्तान में सिविल इंजीनियरिंग की इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्सला से। मेरा बैच था 86 बैच था, 92 में हम लोग पास आउट हुए। तो उसके करने के बाद मैं फिर हाईवे में मैंने सर्व किया, नेशनल हाईवे एग्जीक्यूशन साइट पे था मैं। जीटी रोड पे मेरी पोस्टिंग थी, कंसल्टेंट कंपनी के साथ हमने कोई 7-8 साल काम किया। फिर 99 में मुझे नेशनल हाईवे में मेरी एज असिस्टेंट डायरेक्टर इंडक्शन हुई। लेकिन साथ ही उस वक़्त ये जो कैनेडियन इमिग्रेशन है वो बहुत पीक पे आ गई और सारे इंजीनियर्स ख़ास तौर पे, चूँकि उनके पॉइंट्स पूरे होते थे तो सब उस वक़्त ये चल पड़ा कि जी वहाँ चलें। तो जब नेशनल हाईवे मेरी जॉब हुई, साथ ही मेरी कैनेडियन इमिग्रेशन भी हो गई, मैंने अप्लाई किया। तो हम डिसाइड ये हुआ कि नहीं, छोड़ देंगे पाकिस्तान की जॉब को, इधर आएंगे। तो यहाँ हम 2000 में लैंड किया। मैं था, मेरी वाइफ और मेरी बेटी थी 1-2 साल की। तो हम लोग लैंड किए यहाँ पे। कुछ पता नहीं था, हम सराइकी लोग ज़्यादा कोई तहकीक नहीं की ना मौसम का पता था, ना कल्चर का पता था, ना ज़बान का पता था, ना कुछ, लेकिन लैंड कर गए। तो इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि इमिग्रेंट्स जो हैं बड़ा अल्लाह तवक्कली लोग होते हैं। सही बात है। उनसे बड़ा किसने तवक्कल किया कि सब कुछ ज़ीरो करके ज़ीरो से लाइफ स्टार्ट कर दी। तो लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये थोड़ी देर में डिसाइड किया कि इंजीनियरिंग शायद यहाँ नहीं चलेगी, स्पेशली हाईवे कंस्ट्रक्शन का। तो वो उसको डिसाइड करने में ज़्यादा देर नहीं लगी। तो फिर सोचा कि अब क्या करना है। तो मैं कोई एक्सीडेंटल मेरी एंट्री हुई मॉर्गेज की दुनिया में। मैं CIBC का मॉर्गेज सर्विसिंग डिपार्टमेंट के कोई इंटरव्यूज़ चल रहे थे, तो किसी दोस्त ने रिकमेंड किया, मैं वहाँ गया। तो वहाँ पे मुझे जॉब मिल गई। तो मैंने जब मॉर्गेज सर्विसिंग को ज्वाइन किया, ये था ईयर 2003। तो मैंने होता क्या था सर्विसिंग में, आपने सारा दिन मॉर्गेज वालों से कॉल्स लेनी है। तो मैं दिन में कोई 50-60 कॉल्स लेता था। तो उसमें आप हर तरह के मॉर्गेज क्वेश्चन का आंसर करते हैं, जिसमें वो पेमेंट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, आपके पोर्ट्स भी हो सकते हैं, क्वालिफाइंग क्वेश्चन भी, कुछ भी हो सकता है मॉर्गेज से रिलेटेड। तो मैं उस 1 साल के अंदर मुझे मॉर्गेज से थोड़ा प्यार हो गया। तो मैं आई फेल इन लव कि यार ये बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है। क्योंकि ख़ास तौर पे मैंने जब देखा कि लोग इससे इतने ज़्यादा अटैच हैं, कुछ कईयों के जिनके पहले घर हैं उनको मैंने खुश होते देखा, इमिग्रेंट्स को ऐसे लगा कि जैसे परिंदों को घोंसले मिल रहे हैं। तो मुझे इससे बड़ा वो, तो मैं, लेकिन 1 साल के बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मॉर्गेज रिन्यूअल ऑफिसर की पोजीशन मिल गई CIBC में। नाइस। जब आपकी मॉर्गेज रिन्यूअल पे आती है तो यू डील विद रिन्यूअल ऑफिसर ना। बिल्कुल सही। और वो आपके पोर्टफोलियो का पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है कि उस दौरान अगर आपने कोई एक्विटी निकालनी है, घर सेल करके नया लेना है, मॉर्गेज को पोर्ट करना है। और हम लोग पूरे कनाडा का करते थे, तो इसलिए अमेजिंग एक्सपीरियंस। 2 साल फिर मैं एज ए रिन्यूअल ऑफिसर काम किया। फिर हमारी नज़र थी एक पोजीशन पे जिसे मॉर्गेज स्पेशलिस्ट कहते थे, कि जो रिन्यूअल के साथ साथ बाकी भी हर टाइप की ट्रांजैक्शंस, जिसमें परचेज है, पोर्ट्स हैं, टाइटल ट्रांसफर्स हैं, एक्विटी टेकआउट्स हैं, डेट कंसोलिडेशंस हैं, तो वो मुझे था कि मैं इसमें आ जाऊँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो ही 2 साल पूरे हुए, मेरे टारगेट्स हिट कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र कर दी कि आप स्पेशलिस्ट बन जाएँ। तो मैं टोरंटो डाउनटाउन ऑफिस में 7 years एज ए मॉर्गेज स्पेशलिस्ट काम किया CIBC के साथ, सब CIBC।
अब मुझे 10 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए CIBC में। CIBC का एक डिवीजन था, उसका नाम था फर्स्ट लाइन मॉर्गेजेस, तो हम उनके साथ थे, बट एक्चुअली CIBC था। तो उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम फर्स्ट लाइन को स्टॉप करेंगे, हम अपना मोबाइल मॉर्गेजेस का एक चैनल ओपन कर रहे हैं कि हम अपने स्टाफ को एज ए ब्रोकर लाना चाह रहे हैं बाहर रोड पे, क्योंकि उसमें जब हम फर्स्ट लाइन में थे तो हम ब्रोकर से बिजनेस लेते थे और ब्रोकर्स कारनामे बहुत ज़्यादा करते थे। We'll talk about that too. yeah, certainly, thank you, वो मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि हम अपने स्टाफ लॉन्च करते हैं, एटलीस्ट वो हमारा अपना स्टाफ होगा, हमारे ट्रेंड होंगे, रेगुलेशंस को प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे। So you guys started to deal directly with the डायरेक्टली उन्होंने कहा जी आप क्लाइंट्स आप जाएं। तो उन्होंने कहा कि हम पूरी फोर्स जो है ना, कोई 1400-1500 लोगों की पूरे कंट्री में मॉर्गेज एडवाइजर्स, मोबाइल मॉर्गेज एडवाइजर टाइटल था कि वो हम लोग करना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी वो था 100% कमीशन, 100% कमीशन था। तो मैं कहा जी हम चले बिस्मिल्लाह। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि यार मुश्किल है यार, 100% कमीशन का काम है। लेकिन हमने कहा कि यार हम वही बात कि हमने कहा हम तो तवक्ली लोग हैं, एक दफ़ा फिर ज़ीरो करके आए थे तो फिर चले। लेकिन वो मेरी लाइफ का मेरा ख्याल बेस्ट डिसीजन था, अल्हम्दुलिल्लाह। बेस्ट था, लेकिन इफ़ आई थिंक अबाउट इट, इवन आज भी कोई भी किसी को बोले यार 100% कमीशन पे जॉब ले लो, इट्स अ वेरी बिग रिस्क। जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उन्होंने ब्रैम्पटन की 2 मेजर ब्रांचेस दी कि आप इनके साथ अटैच हो जाएं। तो हमें इंटरनल रेफरल भी था, एक्सटर्नल रेफरल भी था। उस ज़माने में रियल स्टेट पीक पे था। तो मैंने खैर इसको ये 2012 की 2013 में मेरे ख्याल मैंने ज्वाइन किया, 10 ईयर्स हो गए थे मुझे CIBC में। तो मुझे इन्होंने कहा कि आपका टारगेट जो है वो 12 मिलियन अ ईयर है, मिलियन अ मंथ, तो इतना टारगेट लेके चलें। अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही साल में मैंने 36 मिलियन किया फर्स्ट ईयर। माशाल्लाह। तो CIBC की तरफ से हम लोगों ने, मैं लगातार 3 ईयर्स मैंने टॉप 100 इन द कंट्री अवार्ड विन किया। मैं मैक्सिको गया, पनामा गया, CIBC की तरफ से अवार्ड टेकिंग सेरेमनी में। तो मतलब वो 10 साल मैंने कंटिन्यूसली एज ए मोबाइल मॉर्गेज एडवाइज़र काम किया। अब उसमें चूंकि हम लोग रोड पे थे तो मुझे कम्युनिटी से कनेक्ट करने का बड़ा चांस मिला, मुझे रियल एस्टेट ऑफिस में जाने का चांस मिला। तो मैंने जब गिविंग बैक की बात आई तो मैंने बहुत फंक्शंस को स्पॉन्सर करना शुरू किया। सही। तो हम लोग कोशिश करते थे कि हर काज, अगर कोई काज रिलेटेड कोई भी चीज़ थी, जैसे शौकत खानम है, जैसे नमल है, जैसे अलमनाइज के थे, UET है, मैं UET का जितनी देर भी रहा CIBC में प्लैटिनम स्पॉन्सर रहा। तो इस तरीके से हमारे इन सब से रिलेशंस भी बनते गए और मैं भी कम्युनिटी में इन्वॉल्व होता गया बहुत ज़्यादा। तो बड़ा अच्छा इंट्रो रहा, बल्कि डीप इंट्रोडक्शन होता गया। सही है। फिर जब मुझे अपॉर्चुनिटी CIBC ने दी कि एट द एज ऑफ 55 दे सेड कि आप चाहें तो आप रिटायरमेंट ले सकते हैं विद फुल पेंशन। तो मेरा एक ड्रीम था कि यार CIBC इज़ इनफ, क्योंकि मैं हुआ ये कि CIBC में आप जब बैंक में होते हैं तो आप हर तरह, कई लोग आते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, जिनकी इनकम बैंक के क्राइटेरिया में नहीं आती थी, तो वो उनके लिए और लाइंस ऑफ बिजनेस थी, लेकिन CIBC के पास नहीं थी। तो मुझे ये हुआ कि यार ऐसे ही काम करें कि जहाँ पे हम लोगों को लेजिट वे में और लाइंस ऑफ बिजनेस में अकोमोडेट करें। तो मुझे लगा कि ब्रोकर चैनल मुझे जाना चाहिए। तो फिर मैंने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। मैं विद फुल पेंशन मैंने रिटायरमेंट ली CIBC से और फिर मैंने ब्रोकर चैनल में आ गया। 6। हाँ, तो अभी मैं हूँ मॉर्गेज आर्किटेक्ट के साथ, उनका एक फ्रेंचाइज है 6 मॉर्गेजेस, उनके साथ हूँ। ये सारे मेरे कॉलीग्स मोस्टली CIBC से आए हुए हैं हम लोग। अच्छा, माशाल्लाह। ज़्यादा वही हैं। अब इसमें चेंज किया है कि जब आप बैंक से ब्रोकरेज साइड पे आते हैं तो ऐसे ही है जैसे आपने स्विमिंग पूल से ओशन में जंप कर दिया। सही। क्यों? क्योंकि मेरे पास रजिस्टर्ड लैंडर्स इस वक्त 57 रजिस्टर्ड लैंडर्स हैं। सही। तो उसमें देखें, उसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास A लाइन ऑफ बिजनेस है, अल्टरनेटिव B लाइन ऑफ बिजनेस है हमारे पास, और प्राइवेट लैंडर्स हैं। हाँ जी। तो उसके हिसाब से ये है कि ये ऐसे ही जैसे आप फ्रेम में कोई पिक्चर लगाते हैं ना, तो उसके हर उस पिक्चर के लिए उसका अलग फ्रेम है कि वो कहाँ पे फिट बैठती है। तो इसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है बड़ा सिंपल है कि जो भी एप्लीकेशन आए उसको आप पहले एनालाइज करें, उसकी सर्जरी करें और देखें। जब आपके सामने उसकी इनकम, क्रेडिट, हर चीज़ क्लियर हो जाए तो आपको पता चल जाता है कि ये किस साइड का बिजनेस है। सही। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह करते 2 साल हो गए, अब काफ़ी हद तक इसकी समझ आ चुकी है, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कर चुके हैं हम लोग। बहुत खूबसूरत फील्ड है, लेकिन इसके साथ साथ इसी फील्ड में अगर ये कहा जाए कि
लीगल और इलीगल बिजनेस कितना होता है। इलीगल मींस वो कि जो जिसको हम कहते हैं जो रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहा। फॉलो नहीं करते हैं, जो जहाँ पे इनकम जो कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है या फेक इनकम बनाई जाती है, तो वो अनफॉर्चुनेटली हमारी अपनी इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी में अगर आप परसेंटेज में बात करें तो मे बी आई डोंट नो मे बी 75% जो है वो चीज़ें जो है वो इस तरह होती हैं, क्योंकि घरों की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो लोग क्वालिफाई बाज़ दफ़ा नहीं करते थे, बाज़ दफ़ा ब्रोकर उनको बताते भी नहीं थे कि आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं, जस्ट बिकॉज दे कैन या गेट देयर ओन बिजनेस। एग्जैक्टली, तो वो उस साइड पे जाते थे। तो ये तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी हिस्ट्री हो गई प्रोफेशनल साइड पे। बाकी ये है कि मैं चूँकि इंजीनियर हूँ, हम लोग इंजीनियरिंग अलमनाई में इन्वॉल्व हैं, मैं यूईटैक का डायरेक्टर भी हूँ, वन ऑफ द, हम उसको भी चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारी बहुत ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं इस पे कुछ ऐड करूं, मैं नाज़रीन मैं आपको बताना चाहता हूं यूआईटी के जितने भी इंजीनियर्स हैं टोरंटो में, उनमें से काफ़ी नामवर लोग हैं जो कम्युनिटी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, और उनमें से कुछ लोगों को आप जानते भी होंगे। फ़िलहाल हम कामरान भाई पे फोकस करते हैं, बट आई थिंक ऑल दोज इंजीनियर्स आर, अगर आप पाकिस्तान की तारीख में भी जाएंगे तो जो शख्स यूआईटी से इंजीनियरिंग कर लेता था उसका एक मर्तबा बन जाता था कि यार एक नाम था, और दे आर कैरिंग देयर लेगेसी, अलुमिनाइज वो कैरी करते आ रहे हैं। तो हाउ डू यू फील कि आपने इतनी शानदार इदारे से, अपनी टॉप टाइम के इदारे से आपने इंजीनियरिंग की, अज्यूमिंग सिविल इंजीनियरिंग की थी आपने, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, उस ज़माने में मेरा ख्याल है कि अगर परसेंटेज वाइज पाकिस्तान में कहा जाता था कि मेरा ख्याल 1 या 2% लोग हैं जो कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी तक पहुँचते हैं। हाँ जी। और पंजाब में 2 ही थे, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर और एक कैंपस टेक्सला में था। हाँ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बहुत प्राइड था, और पेरेंट्स की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं सिविल इंजीनियर बनूं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ। तो उसमें ये है कि, लेकिन वही बात है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के भी मामलात ऐसे हैं कि जो स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं, चूँकि वो कंस्ट्रक्शन और वो डायरेक्टली आपका जो डीलिंग है वो कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ है, तो वहाँ पे भी करप्शन बहुत ज़्यादा आ गई है। ऑफ कोर्स, जिस मर्जी डिपार्टमेंट में आप चले जाएं, हाईवेज में चले जाएं, बिल्डिंग्स में चले जाएं, तो वो वैसे कामरान भाई मेरा एक बड़ा फेवरेट टॉपिक है, आज हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम वी हैव दैट डिस्कशन के जो पाकिस्तान से इंजीनियरिंग करके आते हैं, how difficult is it for them to pursue engineering in Canada, or what's the right pathway? Maybe we'll talk about it another time. पर नाज़रीन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम मॉर्गेज के बारे में बात करेंगे। हम मॉर्गेज के जो रेट्स में फ्लक्चुएशन रहा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, आई वुड से कपल ऑफ ईयर्स एक्चुअली, हम उस पर बात करेंगे। हम फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से कैसे बच सकते हैं मॉर्गेज के लिहाज से, उस पर बात करेंगे, और कामरान भाई से मशवरा करेंगे ताकि ये आपको एजुकेट कर सके हाउ टू गो अबाउट योर मॉर्गेज बिजनेस। तो कामरान भाई टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये मैं अभी व्यूअर्स को नहीं बता रहा, आपके लिए भी एक सरप्राइज है, क्योंकि मेरा आखिर में रैपिड फायर होता है, और मैं कामरान पे मजाक से 1-2 बार कह चुका हूं कि मुझे इनकी मुस्टैच का स्टाइल बड़ा प्यारा, तो मैं इस पर भी बात करूंगा कैंडिडेट से कन्वर्सेशन। लेकिन लेट्स जंप टुवर्ड्स मॉर्गेज। कामरान भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका माशाल्लाह तकरीबन 23 साल का एक्सपीरियंस है, बैंक के साथ भी, इंडिपेंडेंट मॉर्गेज आर्किटेक्ट भी, तो सबसे पहले ये बताएंगे जो फ्लक्चुएशन हुई है पिछले साल, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आपको क्या लगता है कि खास तौर पे जो हमारी जुबान समझते हैं, आप उनको सबसे पहले एडवाइस क्या करेंगे? देखिए, सबसे ये जो बेसिकली तो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ मेनली कोविड में। कोविड में क्या हुआ कि जब कोविड स्टार्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ आनी शुरू हुई कि इंडस्ट्री आफ्टर इंडस्ट्री जो है वो गिरनी शुरू हुई। स्पेशली सबसे पहले एयर इंडस्ट्री, जो ट्रैवल इंडस्ट्री थी, वो डाउन हुई, स्मॉल बिजनेस डाउन हुआ, तो एवरी डे आपको बैड न्यूज़ आ रही थी, ठीक है ना जी। तो उसमें उन्होंने देखा कि अब इसको बूस्ट करने के लिए क्या बूस्टर होना चाहिए, तो ये डिसाइड हुआ कि जी ऐसा करते हैं कि रेट को ड्रॉप कर देना चाहिए। और आप ये देखेंगे 21 में रेट जो है वो 1% पे चला गया, 1%, तो 1 बल्कि बाज़ जगह तो 0.99 भी नज़र आया। तो जब रेट वहाँ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मंथली मॉर्गेज पेमेंट थी वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गई। तो लोगों ने इतना ज़्यादा कस्टमर मार्केट में आ गया इस लो इंटरेस्ट रेट को, प्राइसिंग को देखते हुए, जिसमें इन्वेस्टर्स भी थे, जिसमें फ़र्स्ट टाइम होम बायर भी थे, मतलब क्रेज़ी मार्केट हो गई। लोग देखते थे कि यार अगर 100,000 के ऊपर मंथली पेमेंट $300 की है, तो मिलियन के ऊपर 3,000 की पेमेंट है, तो मिलियन तो कोई चीज़ ही नहीं है, 3,000 तो मैं इजीली। तो
तो उस वक्त ये हुआ कि लाइनअप्स हो गई कि अगर कोई सेल करना चाह रहा था तो उससे अच्छा कोई टाइम नहीं था। Bidding wars, अब कुछ bidding भी wars are normal. बिडिंग वॉर्स थी, और वो भी ऐसी कि मतलब कोई आप घर लेना चाह रहे हैं और कोई आपको घर देखने भी नहीं देता था। वो कहते थे अगर आपने घर देखना है तो आप लाइन में नहीं है, आप लिस्टिंग है, लिस्टिंग की पिक्चर्स देखें, इंस्पेक्शन कोई नहीं है। हमने बाज़ लोग इंस्पेक्शन करा के रिपोर्ट अटैच कर देते थे, तो वो कहते थे आप डिसीजन करें, बाहर खड़े होकर अपनी ऑफर डालें। और तो मतलब सेलर्स जो थे वो किंग की तरह थे। अच्छा, हमारी हालत क्या थी एज ए मॉर्गेज एडवाइज़र कि हमारे पास इतना काम था, और ये सिर्फ बैंक वालों का नहीं, बैंक वाले, मॉर्गेज ब्रोकर्स, जो भी मॉर्गेज इंडस्ट्री में था, कि ये एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो गई कि हम लोगों के पास टेबल से नाश्ते के लिए उठने का भी टाइम नहीं था। तो एनीहाउ वो उस वक्त लोगों ने बहुत गलत डिसीजंस भी किए। किसी ने ये नहीं देखा कि इस घर की एक्चुअल वैल्यू क्या है या प्री कोविड इसकी वैल्यू क्या है। और नीड बेस्ड परचेस बहुत कम हो रही थी कि जो अगर आपकी नीड, अगर आपके मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, अगर आपके लिए 1 बेडरूम या 2 बेडरूम का नहीं हो चुके, आपके इस वक्त प्राइसिंग इतनी ड्रॉप हो चुकी है, एवरीबॉडी वांट्स टू इन्वेस्ट फॉर इक्विटी। तो और लोग मतलब इस तरह पैसे कमा रहे थे और लोगों को लगता था कि मतलब कि रियल स्टेट के अलावा और कोई चीज़ नहीं है जहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करो अपनी वेल्थ। कामरान भाई, वी हैव हर्ड दिस एंड डोंट माइंड मी सेइंग वी हैव हर्ड दिस ऑन मीडिया टू। जो पाकिस्तानी इंडियन मीडिया हम बार बार कहते, वो बार बार हमें एंकर्स और रेडियो जॉकीज कहते हुए सुनाई दिए हैं कि इन्वेस्ट इन रियल स्टेट, दैट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, बट दैट्स व्हाट पीपल वेंट फॉर, राइट? अच्छा, उसमें भी चूँकि मैं मॉर्गेज था तो मेरे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आ रही थी, उसमें भी कुछ ऐसे प्रोफेशनल रियल स्टेट के लोग थे जिनको मैंने ये कोई कहते सुना कि यार रुक जाओ, मत लो, ये टाइम नहीं है। हाँ, कुछ लोग थे ऐसे, लेकिन मोस्टली जाहिर है कि जब आप जिसे कहते हैं ना कि बकरा अगर खुद तैयार हो के आए कि मुझे आप लिटा दें छुरी के नीचे, तो फिर जो रियल्टर्स ने कहा ठीक है, अगर आप लेने के लिए तैयार हैं तो चलें। अब उसमें यह था कि अगर कोई बंदा क्वालिफाई नहीं करता था तो उसके लिए क्या था कि जो दूसरे हमारे एक तो मॉर्गेज प्रोफेशनल्स हैं, एक मैजिशियंस हमारे इंडस्ट्री में जो मौजूद हैं, तो उनके कागज़ बनते थे और वो स्टिल अपने घर ले रहे थे। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, कैन यू एलैबोरेट द मैजिशियन, बिकॉज आई वांट पीपल, मुझे समझ आ गई अब क्या कह रहे हैं, पर मैं चाहता हूँ व्यूअर्स को भी पता चले। अच्छा देखिए, उसमें होता क्या है कि जब भी आप मॉर्गेज के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं कि जो आपको पहले प्रिपेयर होना होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि आपने शादी करनी है, तो शादी से पहले आप रेडी होना चाहिए कि जी अब जॉब हो गई है, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हैं, आप मैच्योर हैं, आप एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। आपने गाड़ी लेनी है, आपको रेडी होना चाहिए कि आप रेडी हैं, लाइसेंस है, कोई पैसे हैं, आपने यूज़ कार लेनी है, न्यू कार लेनी है। अच्छा, हर चीज़ के लिए आप प्रिपेयर होते हैं। मॉर्गेज भी एक ऐसी चीज़ है क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डेट है, आपको प्रिपेयर होना है। सही है। अच्छा, उसमें सिर्फ इनकम नहीं है, उसमें आपका क्रेडिट भी प्रॉपर एस्टैब्लिश क्रेडिट होना चाहिए। मींस आपको क्रेडिट यूज़ करना आना चाहिए, आपने क्रेडिट कार्ड्स, लाइन ऑफ क्रेडिट, लोन आपने लिया हो, आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको पे बैक किया हो, आपने अपनी हिस्ट्री बिल्ड की हो, आपका बीकन स्कोर हो, एस्टैब्लिश क्रेडिट हो। ये वन फैक्टर है। फिर आपके पास आपको 100% फाइनेंसिंग नहीं है कनाडा में, आपके पास डाउन पेमेंट होना चाहिए। अगर आप टू 500,000 घर है तो आपके पास 5%, उससे ज़्यादा है तो 10%। सो इफ़ यू बाइंग $1 million तो फर्स्ट 500 पे आपको 5% डाउन पेमेंट चाहिए, उससे ऊपर 10%। तो मीन्स आपको डाउन पेमेंट भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। फिर आपको क्लोजिंग कॉस्ट चाहिए जिसमें लैंड ट्रांसफर टैक्स है, आपका मूविंग कॉस्ट है, वो भी मतलब आपके पास सेविंग्स भी होनी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। तो आपका क्रेडिट स्टैब्लिश होना चाहिए, आपकी सेविंग्स होनी चाहिए। और फिर अब आप आ जाते हैं कि फिर प्रॉपर्टी, आपने प्रॉपर्टी भी वो लेनी चाहिए कि जो लेंडर को एक्सेप्टेबल हो, जो लिवेबल कंडीशन में हो, प्रॉपर प्रॉपर्टी हो, कोलैटरल जिसे हम कहते हैं। मतलब देयर इज अ रेगुलेटेड क्राइटेरिया। अब आप आ जाए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो कि इनकम है। अब इनकम में देखें, अब इनकम जो है उसमें अगर आप मेरे से जनरल पूछें तो जो आपकी ग्रोस इनकम है ना बिफोर टैक्सेस, अगर आप उसको 5 से मल्टीप्लाई करें ना, दैट्स रफली कनाडा में आपको लोन मिलना चाहिए या आप क्वालिफाई करते हैं मॉर्गेज के लिए। सिर्फ मॉर्गेज के लिए से अगर आपकी 100,000 ग्रोस इनकम है तो आप नॉर्मली 500,000 के लिए क्वालिफाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो मतलब मिलियन की प्रॉपर्टी कोई चीज़ नहीं थी।
तो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया जो था, हालांकि ये ग्रोस है, ये नेट नहीं है, ये आपकी एक्चुअल इनकम नहीं है। राइट, आई अंडरस्टैंड। आपकी अगर टैक्स डिडक्शन के बाद जो इनकम आती है, अगर उससे करने लगे तो फिर तो 500 के लिए भी क्वालिफाई नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो वो इन्हें इसलिए रखा क्योंकि बैंकिंग में मोस्टली जो जनरली है कि आपका, हम लोग एज एन एडवाइज़र हमने क्या करना होता है, हमने आपकी इनकम देखनी होती है, हमने आपकी लाइबिलिटीज़ देखनी होती है, और जनरली कनाडा में क्राइटेरिया ये है कि जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो 44% ऑफ योर इनकम से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब यहाँ 66% का मार्जिन इसलिए 56% का मार्जिन इसलिए रखा गया कि वो आपकी बाकी चीज़ें हैं, लाइक आपकी ग्रोसरीज हैं, लाइक आपके बच्चों के खर्चे हैं, आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट है, आपकी हाइड्रो बिल्स हैं, इसलिए उन्होंने कहा Everything else, yeah. तो इसलिए 44%, हाँ आपकी हमने ग्रोस इन, तो इस क्राइटेरिया पे ये बड़ा कंजर्वेटिव सा क्राइटेरिया है और बड़ा डूएबल क्राइटेरिया है, इसलिए कनाडा की जो कंजर्वेटिव जो पॉलिसी की वजह से हम लोग डिफ़ॉल्ट में भी नहीं गए, अच्छा क्राइटेरिया है। लेकिन इस पे अनफॉर्चुनेटली क्वालिफिकेशन के इश्यूज से, अब फिर ये तो हो गया। अच्छा, जहाँ तक जॉब रिलेटेड है वो तो बड़ा सिंपल होता है कि आपकी जॉब है, आपकी पे स्टब है, सिंपल। अब जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं हमारी दोनों कम्युनिटीज़ में बहुत ज़्यादा हैं, जैसे ट्रक ड्राइवर्स हैं हमारे पास ग्रोसरी स्टोर्स हैं, हमारे पास गैस स्टेशंस हैं, ये सारे जो प्रोफेशंस हैं। इनकॉर्पोरेटेड कंसल्टेंट सॉफ्टवेयर में हैं, इंजीनियर्स हैं, बिल्कुल हैं। आईटी में ट्रेंड बन गया कि लोगों ने ये देखा कि अगर आप सैलरी पे जाते हैं तो आपकी टैक्स डिडक्शन ज़्यादा है, अगर आप वही जॉब इनकॉर्पोरेटेड करते हैं तो आप अपने आप को अपनी मर्जी की सैलरी पे करते हैं, वहाँ पे आपका टैक्स आपको कम अमाउंट पे देना पड़ता है आप कॉर्पोरेशन। तो ये जनरल ट्रेंड बन गया कि आईटी के लोगों ने अपने आप को इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया, इसी तरह अकाउंटेंट्स ने अपने आप को इनकॉर्पोरेट। तो वो जो था, चूँकि जब आप इनकम की फाइलिंग के लिए जाते हैं, टैक्स फाइलिंग के लिए, तो आपने क्या किया, आपने अकाउंटेंट को ज़्यादा सुना और कई ऐसे एक्सपेंसेस डाले जो आपके रियल एक्सपेंसेस नहीं थे, जिसकी वजह से आपकी इनकम आपके पेपर्स पे ज़्यादा नज़र नहीं आती। आपने ये रियलाइज़ नहीं किया कि आपकी एक्चुअल इनकम तो थी, लेकिन आपने कई ऐसे एक्सपेंसेस ऐड किए गलत, जो जिसकी वजह से इनकम आपकी नज़र नहीं आती। तो जब आप जाते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो आपको ब्रोकर फौरी तौर पे फेक डॉक्यूमेंटेशन की तरफ ले जाता है। आप उन्हें मैजिशियन कह रहे हैं जो फेक डॉक्यूमेंटेशन बना देते हैं। तो वो रिकमेंड करते हैं कि जी, चूँकि आपकी रिक्वायर्ड इनकम इतनी है, आपके पेपर्स इनकम ये नहीं बता रहे, तो इसलिए हम ऐसा करेंगे कि आपके पेपर्स बनेंगे। तो जबकि दूसरी साइड में जब मैंने ब्रोकर वर्ल्ड में आके देखा कि मैं कहा यार क्या वाकई यही हाल है, सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं था। यहाँ पे अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड था तो उसके उसी हिसाब से प्रोग्राम्स थे। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि टीडी बैंक है, उसका एक प्रोग्राम है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड इनकॉर्पोरेटेड कंसल्टेंट हैं तो आपकी पर्सनल इनकम भी हम लेते हैं, लेकिन हम आपकी बिजनेस इनकम भी ले लेते हैं कि जो आपकी नेट इनकम आफ्टर टैक्सेस है वो भी ले लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ किसी को बताई नहीं जाती, एक्सप्लेन नहीं की जाती। पर हो सकता है कामरान भाई, सॉरी मैं टॉपिक चेंज नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है मैं यहाँ पे एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ। हो सकता है ब्रोकरेज के जो एजेंट हैं वो शायद एजुकेटेड ना हो इन प्रोग्राम्स को लेकर। असल में हुआ ये कि बहुत सारे पार्ट टाइमर्स जो है ना वो इस बिजनेस में आ गए। लोगों ने कहा यार हम अगर टैक्सी चला रहे हैं तो साथ में एक रियल एस्टेट लाइसेंस ले लो या मॉर्गेज का लाइसेंस ले लो, 2-4 ट्रांजैक्शंस कर ली तो एडिशनल इनकम मिल जाती है। सही है। या आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं कि जो आप जो जॉब कर रहे हैं उसके लिए आपकी छोटी जॉब में आप जल्दी फारिग हो जाते हैं, इवनिंग आपके पास फ्री है तो चलो जी ये लाइसेंस ले लो। फेयर है ना। तो लेकिन हकीकत ये है कि ये एक बड़ा प्रोफेशन, मैं आपको बताऊं कि अगर इसको सही तरीके से एज ए कैरियर लेके चला जाए तो ये किसी सूरत में भी अगर आप इनकम टाइम भी देखें, इनकम के हिसाब से भी ये जो मेडिकल प्रोफेशन में लोग पैसे कमाते हैं वो बना सकते हैं एक्चुअल बिजनेस से, लेकिन आप एज ए प्रोफेशनली इसको हैंडल करके चलें। मैं इंजीनियरिंग एनालॉजी देता हूँ, मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ। लैंग्वेज इज चेंजिंग कॉन्टीन्यूसली, इसी तरह मॉर्गेज के लॉज, रेगुलेशंस, ऑफर्स भी चेंज हो रही है। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, अगर मैं पार्ट टाइम प्रोग्रामिंग करता हूँ तो बहुत सी टेक्नोलॉजी है जो अपडेट हो रही है जिसे मैं अपडेट नहीं कर पाऊंगा। दैट मीन्स आई वोंट बी एबल टू प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट। मैं सबसे बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करूंगा जो फुल टाइम कर सकता है। ठीक है कामरान भाई, वापस मेन सवाल की तरफ चलते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था कि पिछले साल खास तौर पे अब मॉर्गेज रेट जो है वो नीचे आए हैं दोबारा से, एक बार फिर से मार्केट क्रैश हुई है, दोबारा से रेट पुश नीचे किए गए हैं। अब के लिए
अच्छा क्या हाँ, advice है? तो नहीं थैंक यू। तो वो जब रेट ड्रॉप हुए तो उस वक्त लोगों ने वो ले ली। उसके बाद फिर जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी तो फिर रेट चढ़ते चढ़ते 7% पे चले गए। तो वही जो लोगों की मॉर्गेज पेमेंट्स थी, स्पेशली जिनके पास वेरिएबल मॉर्गेजेस थी, वो लोगों की बर्दाश्त से बाहर I've हो seen गई। people cry. हाँ बिल्कुल। तो वो अब ये हालत हुई कि अब आप इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसमें अगर आप देखें तो कांडो मार्केट तो स्पेशली पूरी की पूरी क्रैश कर गई है, क्योंकि उसमें 50% जो थे कांडोज है वो ओन बाय इन्वेस्टर्स थे। इन्वेस्टर की तो सिंपल साइंस है कि अगर उसकी इनकम उसकी लाइबिलिटी को पूरी नहीं करती तो वो पुल आउट करते हैं। राइट। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कांडोज पैनिक में सेल पे लगे हुए हैं। बिल्डर्स अपने कांडोज सेल नहीं कर सक रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो कांडोज बनाए गए हैं उनकी कंस्ट्रक्शन का स्टाइल ऐसा है कि वो फैमिली के लिए हैं भी नहीं। वो ज़्यादातर सिंगल पर्सन के लिए और छोटे कांडोज बनाए गए हैं। बट फिर से डिरेल हो रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको लगता है कि जब कॉन्डो डिज़ाइन हुए हैं पिछले 5-6 साल में, वो मार्केट की क्रेजीनेस को देख के भी बिल्डर ने कहा कि यार इन्वेस्टर ने तो खरीदना ही खरीदना है, Exactly. तो मैं बना देता हूँ कुछ भी? यही हुआ एग्जैक्टली। ये जो फॉरेन स्टूडेंट्स आते थे या जो शादियों के ट्रेंड भी ख़त्म हो रहे हैं, तो जो यंग बैचलर्स थे, प्रोफेशनल्स थे, उनको यही स्टाइल पसंद था, तो इसलिए ये कांडो ज़्यादा यही बन रहे Right. फैमिलीज़ वाले आप देख लें, आपको सारे क्यों 905 में नज़र आते हैं कि उनको घर चाहिए, उनको बैकयार्ड चाहिए। तो ये चक्कर इस तरह चलता रहा। तो इसलिए जब रेट्स बहुत ज़्यादा हुए तो फिर वो लोगों के बिल्कुल जो है ना वो बर्दाश्त से काम निकल गया। तो हुआ अब सूरत हाल जहाँ पे अब हम बैठे हैं वहाँ पे ये हालत है कि स्पेशली हमारे लोगों ने जब एक घर से ज़्यादा मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ 2-3 देखा देखी वाला मामला भी बहुत ज़्यादा है कि जिसने लिया मैं भी ले लूँ, तो गलत डिसीजंस इतने ज़्यादा हो गए। तो अब हम बहुत ह्यूज करेक्शन फेज़ से गुजर रहे हैं इस वक्त। सही। और इस करेक्शन फेज़ में क्या हो रहा है कि स्पेशली जिन लोगों ने ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं, अब उनका सिलसिला क्या है कि उनकी मॉर्गेज पेमेंट इंक्रीज़ हो गई और उनकी जो रेंटल इनकम है उतनी है नहीं। ठीक है। और आपको पता है इमिग्रेशन भी थोड़ा स्लो डाउन हो रही है, आपको टेनेंट भी इतना अच्छा नहीं ज़्यादा नहीं मिल रहा। तो अब बाज़ सूरतों में लोगों को जो मंथली उनका पोर्टफोलियो का शॉर्टफॉल है ना वो इतना ज़्यादा है कि वो उनको पूरा करना बड़ा मसला हो रहा है। अच्छा, पहले क्या होता था कि अगर आपकी प्रॉपर्टी उसमें जा रही है तो आप उसको सेल कर सकते हैं। मार्केट ही नहीं है। मार्केट ही नहीं है। आप मतलब अगर ना आप सेल कर सकते हैं, सेल करते हैं तो आप वैसे ही लॉस में चले जाएंगे। आपकी मॉर्गेज की अमाउंट जो है आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू से ज़्यादा हुई है। तो इस वक्त काफ़ी मैसी सूरत हाल है। लेकिन इन सारी चीज़ों से हमें सीखना बेसिकली क्या है? सीखना हमें कुछ ये है कि एक तो हमें अगेन गोइंग बैक द नंबर 1 कि हमें अपनी नीड बेस बाइंग करनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ हमारी नीड नहीं है तो हमें उसमें नहीं जाना चाहिए। एक साइकिल था कनाडा में, मैं हमेशा से देखता आया कि न्यू इमिग्रेंट आया, उसने कांडो लिया, थोड़ा अरसा हुआ, उसने कांडो फैमिली साइज़ बढ़ा, कांडो बेचा, सेमी में गया, सेमी बेचा, उसमें गया, फुली डिटैच हाउस में आया, और फिर जब ओल्ड हुआ फिर उसको बेचा और वो साइकिल कंप्लीट हुआ और अब कांडो में वापस आ गए। ठीक है, एक साइकिल था, एक चलता है। लेकिन अगर आप उसको छोड़ के इसलिए कि चूँकि रेट्स इतने ड्रॉप हुए और ये आपको रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं, उस बेसिस पे आपने डिसीजंस किए और आप क्वालिफाई भी नहीं करते थे, तो किसी ने आपको पेपर्स बना के कई ऐसे अनफॉर्चुनेटली रियल्टर्स थे जिन्होंने प्रॉपर्टी सिर्फ इस बेस पे बेच दी कि आप इसे डजंट मैटर, आप क्वालिफाई नहीं करते, आपकी मॉर्गेज हो जाएगी, हम करा देंगे आपकी मॉर्गेज, तो आप आ जाएं। तो उस बेसिस पे प्रॉपर्टी सेल हो गई। हालांकि प्रॉपर्टी आपको प्रॉपर्टी की फीचर पे बेचनी चाहिए, ना कि इस बेसिस पे कि आप क्या मॉर्गेज करा के दे देंगे। बिल्कुल सही बात है। तो मेरी एडवाइस जो सबसे हमेशा रही है वो ये है कि देखें यार, हम लोग सारे बैठे हैं, हमारी कोई फीस नहीं होती, फ्री सर्विसेज होती हैं, मैं हूँ, कोई और प्रोफेशनल्स हैं, आप आएँ, हमसे मिलें, अपना एक पूरा एनालिसिस करा लें, जिसको हमारी ज़ुबान में प्री क्वालिफिकेशन या प्री अप्रूवल कहते हैं। हमें आप बताएं कि हम आपको बता देंगे कि बेस्ड ऑन योर एक्चुअल इनकम आप कितने के लिए क्वालिफाई करते हैं, आपकी मॉर्गेज मैक्सिमम कितनी आपको मिल सकती है और सही तरीके से मिल सकती है, जिसके बाद यहाँ का निज़ाम जो है वो बहुत अच्छा है, वो आपको बता देगा कि ये आप अफोर्ड कर सकते हैं। एक्जैक्टली। और उसमें ये है, देखें, अगर आप बाज़ दफ़ा आप प्राइम लैंडिंग के लिए क्वालिफाई नहीं करते तो आपके पास अल्टरनेटिव लैंडिंग है, जिसमें आप कह लें कि आपके पास जैसे इक्विटेबल बैंक है, होम ट्रस्ट है,
कम्युनिटी ट्रस्ट है, मैकेन है, ये पूरी लाइनअप है जो अल्टरनेटिव लैंडिंग ऑफर करती है। अब इसमें एक मैं मेजर डिफरेंस आपको बता दूं कि जैसे मिसाल के तौर पे हम अभी आईटी कंसल्टेंट्स की बात की कि अगर आईटी कंसल्टेंट्स की टैक्स की जो उन्होंने डिक्लेयर की है इनकम अपने टैक्स पेपर्स के ऊपर, अगर उसके ऊपर उनकी मॉर्गेज नहीं होती, ठीक है, अब वो आपको अपने पर्सनल टैक्सेस देते हैं, बिजनेस टैक्सेस देते हैं, टीडी बैंक है, स्कोशिया बैंक है, ये उसकी इनकम को एनालाइज करते हैं, कहते हैं स्टिल इन दोनों को ऐड करने के बावजूद भी, ऑल्दो हमारे पास प्रोग्राम था सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, बट स्टिल अनफॉर्चुनेटली यू डोंट क्वालिफाई। तो क्या खत्म हो गई चीजें? नहीं, आप इधर आ जाएं। अल्टरनेटिव लैंडिंग क्या कहती है? इक्विटेबल बैंक ये कहता है कि भूल जाएं, हमें आपका कोई टैक्स पेपर नहीं चाहिए, लेजिट सोल्यूशन। आप हमारे पास 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स ले आए। अब बैंक स्टेटमेंट में जो आपकी ग्रोस इनकम है वो आ रही है। अगर आपकी मिसाल के तौर पे आपको 20,000 मंथली इनकम है और आपके साल के एंड पे 240,000 इनकम है, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट 240,000 ही दिखा रही है। मतलब आपकी ग्रोस इनकम पूरी ठीक है, बिल्कुल सही है। इक्विटेबल ये कहता है कि हम या ये बी लेंडर या अल्टरनेटिव लेंडर ये कहता है कि आपकी इनकम यहां से लेंगे हम 240। अब आपके वो एक्सपेंसेस जो एक्चुअल रियल एक्सपेंसेस थे, वो नहीं कि जो बाद में जाके किसी की विश पे और किसी की एडवाइस पे आपने डाले और वो आपके लिए एंजल बन गए, वो नहीं। अब एक्चुअल इनकम आपका, अगर आपने कोई गाड़ी वाकई रखी हुई है इस बिजनेस के लिए, जो कि आईटी की गाड़ी भी नहीं होती, उनको तो छोटे मोटे ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं, तो जो प्री ऑथराइज एक्सपेंसेस हैं वो उसमें से माइनस करके, बाज दफा मैंने ये तक देखा है कि जो आपकी टैक्स इनकम पे अगर 50,000 नजर आ रहा है, यहां से 200,000 की इनकम निकल आती है इन अ लेजिट वे कि जो बैंक उन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है। सही। अब डिफरेंस क्या है? मतलब इस डिफरेंस ये है कि इनका रेट शायद 1% ज्यादा है, वो अगर 4% पे दे रहे हैं या 5% पे दे देंगे, इनकी 1% लैंडिंग फीस है, और ब्रोकर चूंकि उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है और उसकी कंपनसेशन उतनी नहीं है जो ओए लैंडिंग से, तो वो प्रीमियम के वो भी चार्ज करता है। तो आपको 2% पे करना पड़ा, बट आपको लेजिट मॉर्गेज आप, अच्छा हमारे कम्युनिटी का प्रॉब्लम क्या है कि जब उनको ये सोल्यूशन आप प्रेजेंट करते हैं, उनको रेट बुरा लगने लग जाता है, उनको ये 2% का लेजिट वो बुरा, तो वो कहते हैं यार आप इसको छोड़ें, आप मेरा ए लेंडर से क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि वो वहां पे वो रिस्क एनालिसिस को भूल जाते हैं कि अगर आप इसको फेक करेंगे तो यू आर एक्चुअली पुटिंग योरसेल्फ एट रिस्क फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड। तो अनफॉर्चुनेटली फिर वो उन्हीं हाथों में चले जाते हैं कि जो उनके लिए पेपर्स बनाते, लेकिन आप बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, क्योंकि अगर वो फाइल पकड़ी जाती है, ना सिर्फ ब्रोकर जाता है, आपकी अपनी फाइल भी फ्लैग हो सकती है, तो सही बचना चाहिए उन चीज़ों से। अच्छा कामरान भाई, बहुत सी बातें हैं और बहुत से सवालों के जवाब जो मैं आगे पूछने वाला था आपसे, उनको जवाब दे चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं मैं ब्रेक डाउन करके सवाल पूछूं और उसका जवाब दें। तो मैं एक केस आपके सामने पेश करता हूं, मेरी ऑफ द रिकॉर्ड आपसे उस पर बात हुई है, और मैं चाहता हूं ऐसे केसेस के बारे में कामरान भाई लोगों को एजुकेट करें कि ऐसे सिनेरियो में क्या सोल्यूशंस हैं और उनसे कैसे बचा जाए। तो मेरे पास एक केस आया कि एक शख्स ने, आप CIBC के साथ काम करते रहे, वो भी किसी बैंक के साथ काम करते थे, उन्होंने मॉर्गेज रिन्यू करवाने के लिए किसी से रब्ता किया और उनको ब्रोकरेज में बुलाया गया और सारे पेपर उनके लेजिट थे, लेकिन उनके पेपर्स को डिले किया गया मॉर्गेज की डेडलाइन तक। डेडलाइन के पास कहा गया कि जी आपकी इनकम थोड़ी सी कम है तो हम आपके फेक डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, और वो डॉक्यूमेंट्स में भी एक आधा पेपर होगा, लेकिन उसके लिए उस एजेंट ने इंस्टेड ऑफ CIBC, हालांकि CIBC से ही मॉर्गेज हुई, और आपको, मैं वैसे CIBC का नाम ले रहा हूँ, कोई भी बैंक हो सकता है, तो उसके लिए फिर उन्होंने आपको 1% अलहदा से भी चार्ज कर लिया। तो ऐसे केसेस कितने कॉमन है और इनसे बचने का क्या सोल्यूशन है, क्या एडवाइस देंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ये है कि ये एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस, ये एक नई चीज़ नज़र आ रही है हमें कि ब्रोकर्स और बैंक्स के कुछ एडवाइजर्स हैं, उन्होंने आपस में बिजनेस रिलेशनशिप्स बनाई हुई हैं। हो क्या रहा है कि जो सबसे पहली बात सबको कंज्यूमर को समझनी चाहिए, जो हमारे यहाँ 5 मेजर बैंक्स हैं ना, जिसमें RBC है, CIBC है, स्कोशिया है, बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल और TD, ये 5 हमारे बैंक हैं। इसमें से सिर्फ 3 बैंक हैं जो ब्रोकर चैनल से डील करते हैं, जिसमें TD है, स्कोशिया बैंक है और बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल है। बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल, 2 बैंक जो CIBC है और रॉयल बैंक है, वो ब्रोकर चैनल से डील ही नहीं करते, क्योंकि उनके अपने कंसल्टेंट्स जो हैं वो डायरेक्ट डीलिंग कर लेते हैं। बिल्कुल सही। अपने मोबाइल चैनल इनके भी हैं, इन तीनों बैंकों के भी मोबाइल चैनल्स हैं, उनके भी मोबाइल एडवाइजर्स हैं, बट स्टिल उन्होंने एक अलग डिवीजन बनाया हुआ है कि वो ब्रोकर चैनल से भी बिजनेस लेते हैं। सही है। तो बैंक मल्टीपल चैनल से बिजनेस लेता है, ब्रांच से भी लेता है, मोबाइल एडवाइजर से भी लेता है और ब्रोकर से भी लेता है, लेकिन CIBC और रॉयल बैंक ने ये डिसीजन किया कि नहीं, हम लोग नहीं ले रहे ब्रोकर से बिजनेस। सही। तो पहली बात तो यही एक रेड फ्लैग है कि जब आप, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगर आप ब्रोकर के पास गए हैं और वो आपको कहे कि मैं आपकी मॉर्गेज CIBC से करा देता हूँ, ये रेड फ्लैग है, क्योंकि ब्रोकर CIBC से करा ही नहीं सकता, क्योंकि वो ब्रोकर चैनल में है ही नहीं। अच्छा, दैट मींस उनका कोई गठजोड़ है किसी बंदे के साथ। होता क्या है
कि ब्रोकर ने फाइल ली, उसने आगे जिस सीआईबीसी वाले से रिलेशनशिप बनाया या रॉयल बैंक, ये दोनों बैंक, उसने, क्योंकि बाज़ दफ़ा उनके पास ऐसे प्रोग्राम होते हैं या उन्हें पता होता है कि यार यहाँ फाइल चल जाती है, वो उन्होंने फाइल उनको दी, उन्होंने वहां से अप्रूवल ली, उस एडवाइजर्स ने वो बैंक से कमीशन लिया और आपने कुछ भी नहीं किया, आपने इधर से फाइल पकड़ी उधर फाइल दी, आप आराम से घर बैठे हुए हैं ब्रोकर, आपने इनसे 1% चार्ज कर लिया सिर्फ इस डीलिंग का। और आजकल मिलियन की नॉर्मल मॉर्गेज है, 1% मीन $10,000। $10,000 या अच्छा, अब ये रिवर्स भी हो सकता है कि जैसे आप सीआईबीसी के पास गए तो सीआईबीसी ने देखा, आप सीआईबीसी के एडवाइजर ने फाइल देखी, या रॉयल बैंक के पास गया फाइल देखी, उन्होंने कहा नहीं कि ये हमारे से नहीं होगी, तो उन्होंने क्या किया उसी पार्ट, अब ये रिवर्स आ गया। अच्छा, वहां से जो ही उन्होंने फाइल किसी ब्रोकर को दी, राइट, और उसने जाके किसी और लेंडर से कराने की कोशिश की, तो वहां पे ये रिवर्स हो गया। तो वहां पे उन्होंने क्या किया कि वो इसने आपसे पैसे चार्ज कर लिए, उन्होंने आपस, तो ये एक मार्केट के अंदर स्पेशली अगर तो वो एडवाइजर जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, वो ब्रोकर जो कि खुद आपकी डील किसी उसमें चैनल में सबमिट नहीं कर रहा प्रॉपरली, तो ये एक यहाँ पे रेड फ्लैग है कि आप बेसिकली यहाँ पे समथिंग इज रॉन्ग। तो इसी तरीके से अगर आप बैंक एडवाइजर्स के पास गए हैं कोई चीज़ लेके और उसने फाइल किसी और पार्टनर को पकड़ा दी है, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। तो इसलिए आप दैट्स वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो आप ये ज़रूर देखा करें कि आप जिस एडवाइज़र, क्योंकि कम्युनिटी छोटी सी है, आप लोगों को पता है कि कौन से एडवाइज़र्स हैं, तो आप उनके पास जाके अपनी तसल्ली से मीटिंग किया करें। और वैसे मैं एक चीज़ और भी बड़ा बता दूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि कंज्यूमर को काफ़ी हद तक क्लियर होता है कि वो किसका क्लाइंट है। जैसे कहते हैं ना कि हुस्न वालों को पता होता है कि कितने हसीन है, इसी तरह कंज्यूमर को भी पता होता है कि वो क्लाइंट क्या ए के क्लाइंट हैं, या उनके साथ उन्होंने अपनी जो इनकम जब फाइल कर रहे थे वहाँ पे टैक्स बचाने के लिए कुछ मामलात ऐसे किए हैं कि इनकम पेपर्स पे ज़्यादा नज़र नहीं आती। तो जब आप उनको एडवाइस, उनको पता होता है कि हम प्राइम लैंड, क्योंकि जो प्राइम लैंडिंग ए के क्लाइंट होते हैं वो बड़ा स्माइल के साथ किसी ब्रांच में वॉक करते हैं और वहाँ पे किसी एडवाइज़र को केस देते हैं और करा लेते हैं। तो अच्छा, इसी तरीके से जो लोग, जिन लोगों को पता होता है कि हेल्प चाहिए, और अच्छा बात सूरत में जेन्युइन भी हो सकता है, जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आप ब्रोकर चैनल में आते हैं, तो आपको पता होता है, लेकिन ये जिद करना कि जी नहीं मैं इस लाइन की बजाय आप मेरा उस लाइन में ले जाओ, तो वहां पे फ्रॉड होता है। तो ये मामलात हैं हमारे, तो इसलिए इनकी एडवाइस लेके चलना चाहिए और अपने आप को भी इस मामला से बचाना चाहिए और डिस्करेज करना चाहिए उन लोगों को कि जो आपको ऐसी एडवाइस देते हैं। क्योंकि अब अगर आपको इतना मेस हो गया है आजकल जो हालात हैं, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि हम ऐसे पेपर्स पे मॉर्गेजेस कराते रहे जिसके लिए हम क्वालिफाई भी नहीं करते। सही है कामरान भाई, वो रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेकिन एक शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर। हमारी कम्युनिटी का एक बड़ा मसला है कि मसला तो नहीं है ये, इसके बहुत अच्छी क्वालिटीज़ भी है, लेकिन द वर्ड आई वांट टू यूज इज मुरव्वत। आप मुरव्वत में किसी ब्रोकर के पास चले जाओ क्योंकि वो आप जानते हो उसको और वो आपको गलत गाइड करता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे वेरी ब्रीफली? देखिए बात यह है कि एट द एंड रियल एस्टेट वाले ने भी चले जाना है घर अपना कमीशन लेके, एट द एंड मॉर्गेज वाले ने भी कमीशन लेके, इट्स यू हु हैव टू डील विद इट, इट्स यू कि जिसने मंथली मॉर्गेज पेमेंट पे करनी है। और सिर्फ मॉर्गेज पेमेंट नहीं होती, जब आप घर लेते हैं उसके साथ प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, उसके साथ बिल्स हैं, तो इसलिए आपको बड़ा ही इन्फॉर्म्ड डिसीजन करना चाहिए। और इग्नोरेंस कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, ये मुरव्वत कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। सही है। आपको बड़ा समझ के बड़े अच्छे लोगों से मिल के, अगर आपको नहीं पता तो उसका इन्फॉर्म्ड डिसीजन करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कोई एक्सक्यूज़ है। आई थिंक पीपल शुड कंसल्ट विद मल्टीपल पीपल अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है। कामरान भाई, आखिरी सवाल करूंगा मैं मॉर्गेज के हवाले से, उसके बाद हम थोड़ा सा फन करेंगे क्योंकि शो का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। और वो सवाल मेरा ये है कि आई वांट टू टॉक अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ प्रेडिक्शन। माशाल्लाह आपका इतना एक्सपीरियंस है, सुनने में आ रहा है कि शायद बैंक ऑफ कनाडा में अब मॉर्गेज रेट चेंज जो है उसके बढ़ने के या कम होने के इम्कानात कम हैं नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। तो अभी आप एज एन एडवाइज़र लोगों को, जो अभी जिनकी बहुत से लोग, मुझे लोगों ने रब्ता किया कि यार a lot of renewals are coming, so हमें referral कर दें अगर कोई आपके पास आता है। What do you suggest? Where should people head towards in next year, knowing the situation? लोगों को ज़्यादा फिक्स रेट्स की तरफ जाना चाहिए या वेरिएबल रेट्स की तरफ जाना चाहिए? और वेरी ब्रीफली दोनों का डिफरेंस भी लोगों को समझा दें, टू एजुकेट पीपल।
फिक्स का देखें, एक तो ये है कि उसके नाम से बड़ा क्लियर है कि वंस यू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट द रेट डजंट चेंज, द रेट डजंट चेंज फॉर द टर्म ऑफ द मॉर्गेज। तो उसके लिए ये है कि आपको ये पीस ऑफ माइंड रहता है। नॉर्मली हमारे एक्सपीरियंस में ये देखा गया कि फिक्स जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, क्योंकि उनका मॉर्गेज से इंट्रो नहीं होता, वो लोग फिक्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि वो फ्लक्चुएशन उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया होता और नहीं करना चाहते, थोड़ा घबरा रहे होते हैं। या जो लोग रिटायरमेंट की तरफ जा रहे होते हैं वो फिक्स में ज़्यादा रहते हैं, ताकि उनको कोई ऐसी इनकम फिक्स है अगर आपकी। लेकिन जो ऐसे लोग के जो मार्केट के ऊपर नज़र रख सकते हैं और जो फ्लक्चुएशंस को देख सकते हैं, तो उनको उनके लिए वेरिएबल प्रोडक्ट, नो डाउट वेरिएबल का एक्सपीरियंस अभी रिसेंटली हमारा अच्छा नहीं रहा, इन्फ्लेशन की वजह से आप गया। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि वो आप ये देखेंगे प्राइम लैंडिंग रेट ड्रॉप होकर 4.45 पे आया हुआ है, और उस पर अगर डिस्काउंट्स अगर आपको फर्दर मिल जाते हैं, अगर 0.5% भी मिलता है जो कि नॉर्मल हर डील पे मिल जाता है, तो आप 3.95 पे आ जाते हैं। कनाडा के अंदर अगर आप एवरेज लें पिछले 10-15 साल में, जो एवरेज रेट है वो 5% के नज़दीक है, अप गया डाउन गया, किसी ज़माने में 18% भी गया, किसी ज़माने में 1% भी गया, लेकिन एवरेज जो रेट है वो 5% के नज़दीक। तो अगर आपको 3.95 पे कोई मॉर्गेज मिलती है तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत डिसेंट रेट है। तो जो लोग ऐसे हैं कि जो कंफर्टेबल हैं, दे कैन कीप एन आई ऑन फ्लक्चुएशंस ऑफ बैंक ऑफ कनाडा, उनके लिए स्टिल वेरिएबल इज़ अ वे टू गो। क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ कि वेरिएबल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं फिक्स में, अगर कहीं भी आपको फील हो कि ऐसा फीलिंग आ रही है कि मुल्क में फिर दोबारा से, क्योंकि अभी तो इंक्रीज की तो बात ही खत्म, हम तो बात करते हैं या स्टेबल रहेगा या नीचे जाएगा, और अभी फिर बूस्टर की ज़रूरत है। लेकिन इन्फ्लेशन के जो रिसेंट नंबर्स आए हैं उसके हिसाब से नहीं लगता कि अभी रेट फर्दर ड्रॉप होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 2% के बहुत नज़दीक गई हुई है। तो इसलिए तो इंक्रीज फर्दर ड्रॉप का भी चांस नहीं है, बट इंक्रीज का कोई चांस नहीं है। सही। तो अगर मैं लूँगा तो मैं तो अभी भी वेरिएबल पे ही जाऊँगा। सही है। थैंक यू सो मच कामरान भाई, आपने ज्वाइन किया। थोड़ा सा रैपिड फायर का सेक्शन होता है हमारा, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन ये मेरी पर्सनल ख्वाहिश है कि मुझे सराइकी बहुत प्यारी जुबान लगती है, और हमें बोलनी नहीं आती, समझ आती है। तो सराइकी में मैं चाहता हूँ आप व्यूअर्स को थोड़ा सा सराइकी में क्या मैसेज देंगे? सराइकी तो सही इवें है कि जेडे सराइकी लोग होंगे ना, सब तो पहले तो गाल है कि सराइकी जितना बह वेंदन उतना ही बह वेंदन, वो ज़्यादा उतों मूव नहीं करेंगे। इनकी सब तो बड़ी मिसाल है कि जिमें मैं CABC बह गया तो 20 ईयर्स 20 साल उतना ही बैठा रह गया। सारे वो मजाक जाते जिमें अंधे को मां मसीते बिला वेंदी है ना, वो हाल होंगे। तो बाकी ये है कि ये सराइकी जड़े ने बड़े आजिज़ जे लोग हैं, मिठे लोग हैं। ते एक मैं पिछले दियाँ एक डिठा, एक मेरे दोस्त ने कहीं इनवाइट किए थे, तो उन्हें उन्हें लिखा है इनविटेशन दे होते आदे सी खलकत को जींदी गोल है हरदम फरीद दे कोल है, सारी उम्रा तांग दी सूली ते दुख हारे हिमी, हिक खुशी गोली खड़ा रल के मनाऊं दोस्तों। क्या बात, वो ब्यूटीफुल सेइंग। जिन लोगों को ये बात समझ आ गई, बहुत खूबसूरत मैसेज है इसमें, इस कोटेशन में। मुझे पंजाबी बोलनी आती है लेकिन सराइकी का शौक है, बोलनी नहीं आती, पर माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, रैपिड फायर के कुछ क्वेश्चन करते हैं कामरान भाई। जो पहली थॉट आपके जहन में आएगी आपने जवाब देना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की तरफ चलते हैं। फेवरेट एक्ट्रेस ऑफ ऑल टाइम? फेवरेट एक्ट्रेस रेखा। अच्छा, क्या बात है, क्लास ही। फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर जो है वो उस जमाने अमिताभ बच्चन। मूवी अगर कोई कामरान साहब को याद हो कि यार मैं दोबारा देखना चाहूंगा, अगर आपके पास वक्त हो और फौरन आप पहली थॉट जो आपके ज़हन में आती है कि ये मूवी है मैं दोबारा देखना चाहूंगा? सिलसिला सही है, बिल्कुल सही है। कामरान साहब, गाने का शौक है आपको? गाने सुनने का तो शौक है। सुनने का शौक है, तो फेवरेट जॉनरा क्या है आपका? पुराने बॉलीवुड के गाने, नए कोक स्टूडियो के आतिफ असलम, किस तरह के गाने पसंद करते हैं? ये कोक स्टूडियो वाले जैसे झूम झूम है, आबदा परवीन है, नुसरत फतेह अली खान के, मेरे लीडर इमरान खान को जो पसंद है वो भी अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब को कैसे अताउल्लाह ईसा खेलवी है। सही है। अच्छा, तो क्रिकेट की तरफ आते हैं। फेवरेट बैट्समैन? हमारे मुल्तान का वो जो है इंजमामुल हक, ऑफ कोर्स। और अगर मैं ये सवाल करूंगा ही नहीं, मुझे पता है इसका जवाब सबको पता होगा। अगर मैंने पूछा फेवरेट क्रिकेट कैप्टन कौन है तो मैं बात ही नहीं करता। खास मेमोरी कोई क्रिकेट को लेकर, जो पाकिस्तान में रहते हैं, मुल्तान से हैं, तो क्रिकेट का शौक तो होगा,
है। तो कोई ऐसा मैच जो आपको हमेशा लाइफ टाइम याद रहे? देखिए शौक मुझे को बहुत ज़्यादा नहीं है क्रिकेट का, पता नहीं क्यों, लेकिन 92 में हमने यूनिवर्सिटी से पास आउट किया जी। आप ये देखें कि वो हमारा हिस्टोरिकल ईयर है, जब हमने 92 वो ईयर था जब हम पास आउट कर रहे थे, और उसी साल हमने वर्ल्ड कप विन किया। सही है। तो चाहे आप जिक्र करें ना करें, हमारे नज़दीक तो वही मैच ही, या सही, वो बिल्कुल या सही। जब शारजा में उसने जावेद मियांदाद ने छक्का मारा लगाया था। तो ये ठीक दो है। मैच आप जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते। वैसे ऑन अ डिफरेंट नोट, वो मैं तो बहुत ही छोटा था, बल्कि आई वाज बोर्न एंड यंगर एज जब आप यूनिवर्सिटी में थे। दैट वाज प्राइम एज ऑफ पाकिस्तान बीइंग अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो सबसे ज़्यादा यंग एज की यूनिवर्सिटी लाइफ की याद क्या है कामरान के जिनमें कि यार दैट पार्ट ऑफ माय यूनिवर्सिटी लाइफ आई एंजॉयड द मोस्ट? अगर मैं अपनी पूरी एज को देखूं ना अब तक, तो जो हाईलाइटेड पोर्शन है ना, अगर मैं कहूँ कि मेरी 55 एज है, तो जो वो 5 साल यूनिवर्सिटी के हैं वही हाईलाइटेड हाईलाइट है पूरे 5 साल। उसमें जो अगर आप मेरे से पूछे ना, तो वो हॉस्टल लाइफ है, क्या बात, जहाँ पे सुबह उठ के ये भी नहीं पता कि तौलिया किसने किसका इस्तेमाल करना है, ठीक है ना जी, ये भी नहीं पता कि कौन सी एक टूथपेस्ट है जिसको पूरे लड़कों ने उसी को यूज करना है, तो कहीं से आवाज आ रही है यार इधर पानी बंद हो गया, वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा। तो वो जो सुबह की लाइफ है, वो जो हॉस्टल की लाइफ है, मैं मतलब दोस्तों के साथ, वो मेरा ख्याल है कि जिंदगी का मेरा हाईलाइट वही है। बहुत खूब। थोड़ी सी पॉलिटिक्स की बात करते हैं। फेवरेट लीडर ऑफ मॉडर्न टाइम, ऑफ ऑल टाइम, मॉडर्न टाइम सॉरी नॉट ऑल टाइम? देखिए इमरान खान के अलावा तो हमारा कोई लीडर है हो नहीं सकता, ठीक है ना, और हम लोग अपने आप को लकी समझते हैं। जैसे आप कभी वो उन लोगों को मिले ना जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में जब वो चली थी उसमें हिस्सा लिया था, बुजुर्गों को हम मिलते थे, वो हमेशा फ़ख्र से बताया करते थे कि यार मैं उस जलसे में शरीक था जिसमें कायदे आज़म थे, वो ऐसी बातें। तो मैं सोचता हूँ कि हम लोग, हमारी जनरेशन भी जब बूढ़े हो जाएंगे ना, हम तो हम बताया करेंगे कि यार हम उस वक़्त हमने इमरान खान की मूवमेंट को देखा है, इमरान खान जब आया था, इमरान खान ये करता था, इमरान खान वो। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमने ऐसे सच्चे आदमी को देखा कि इस पूरी डार्कनेस में अगर हमने कहीं लाइट देखी, और इसी वजह से लोग इश्क करते हैं, प्यार करते हैं उस बंदे से, क्योंकि उसने एक ऐसी चीज़ उस ऐसी डायरेक्शन में ले गया कि जो बाकी सब दूसरी डायरेक्शन में लेके जा रहे थे। तो इसलिए मेरा ख्याल है इसके अलावा हमारे पास और कोई नाम नहीं। कमरान भाई, कॉन्ट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि मैं भी इसी सोच का कायल हूँ। लेकिन आज के दौर में खासतर आई वांट टू यूज़ द वर्ड फैशिज्म, पर आई वुड से ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का दौर है आज। अगर आप इमरान के बारे में या इमरान के नज़रिए के बारे में खुल के बात करें, तो इवन ओवरसीज पाकिस्तानियों के बैठे हुए बीच में भी लोग ऐसे हैं कि वो आपको गद्दार तक कह देते हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या जज्बात हैं, कैसा फील करते हैं कि सारी ज़िंदगी एक मुल्क से मोहब्बत करते हैं? मैं अपनी बात करता हूँ, मैं बचपन से क्रिकेट खेलता हूँ और मैं इमरान की वजह से क्रिकेट खेलता हूँ, क्योंकि बचपन में इमरान ने मेरे सर पे हाथ रख के एक बार कह दिया था कि बेटा हमारी उम्र गई, आपकी उम्र है। तो मैं बचपन से पाकिस्तान की हैट पहनकर क्रिकेट खेलता हुआ आया हूँ और पाकिस्तान की हैट पहनकर। जी बिल्कुल। तो अब जब आप इमरान के बारे में बात करते हैं तो बड़े सख्त रिएक्शन भी मिलते हैं और दिल को तकलीफ होती है। आपको भी क्या ऐसे जज्बात हैं, आपके भी कुछ? देखिए मैं पता क्या, मेरा एक चीज़ मैंने जो एक्सपीरियंस किया ना, मुझे किसी वजह से ज़्यादा रिएक्शन का इसलिए सामना नहीं करना पड़ा। मैं हमेशा इमरान की क्वालिटी पे मैंने बात किया, उसकी जो अल्लाह ने उसको जो दिया है क्वालिटी, उस पर मैंने बात की हमेशा। अच्छा, मैं जो इमरान के मुखालिफ हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में लोग हैं या और किसी साइड पे भी हैं, उन पे मैंने कभी बात नहीं की। सही। तो अगर मैं एक मिसाल देता हूँ, फेसबुक मेरा पेज है, ठीक है, वो मेरा बैकयार्ड, मैं जो चाहूँ वहाँ करूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी भी, जैसे मिसाल के तौर पे ये शरीफ वो हैं, ये जरदारी हैं, कभी इनके खिलाफ एक लाइन भी मैंने नहीं लिखी। वेरी वेल सेड। मैंने ये कहा कि इमरान खान मेरा लीडर है, मैं उसके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसको प्रोटेक्ट करे, उसको लंबी ज़िंदगी दे, वेरी वेल उसको दोबारा। तो इसलिए जब मैं, हाँ, अगर कोई मेरी उस लिखी हुई लाइन से एग्री नहीं करता तो मैं कहता हूँ साहब अगर आप नहीं एग्री करते, आपका भी तो अपना पेज है, आप वहाँ जाके लिखते हैं, क्योंकि मैंने तो आपके खिलाफ कुछ नहीं लिखा, मैंने तो वो लिखा जो मुझे पसंद है। सही है। और मैं उसको ओपनली हर जगह हम कहते भी हैं, और इसमें कोई जुर्म नहीं है किसी चीज़ को पसंद करना, लेकिन मैं किसी के खिलाफ कभी भी नहीं लिखता। सही है, बिल्कुल ठीक है, इख्तिलाफ है, सबका हक है, हक है, सबका हक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी सीरियस कन्वर्सेशन हो गई है, मैं लाइटर नोट पे फिनिश करना चाहता था, और ये सवाल मैं नाज़रीन आपको बताना चाहता हूँ, मैं कामरान भाई से फ़ोन पे पूछ चुका हूँ। सराइकी लोगों को अक्सर जो शख्सियात हैं उनको, उनकी मूछें जो हैं, उनके चेहरे के जो बाल होते हैं, उनका बड़ा प्यारा स्टाइल होता है, और मेरे ख्याल में मैंने टोरंटो में कम से कम कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं देखा
जो कामरान भाई की मूंछों का स्टाइल मीट कर सके? कामरान भाई इसके लिए मेहनत करते हैं, क्या तरीका कार है? मैं एक दफ़ा एक दोस्त ने मेरे से पूछा तो मैंने उसको मजाक में कहा, मैं कि यार CABC का जब पे चेक आता है ना तो मुझे $50 देते हैं सिर्फ मेरे मूंछों को मेंटेन करने के लिए। तो उसने कहा वाकई में कहते यार मजाक कर रहा है। तो बस असल में ये मेरा ख्याल है कि ऐसा वो बन गया ट्रेडमार्क के। अब मैं जब ब्रांच में हम लोग होते थे ना CABC में, तो वहाँ पे बाज़ दफ़ा लोग नाम भूल जाते थे, तो आप कहते थे यार वो आपका एडवाइज़र कहाँ है, उसका नाम नहीं है, जिसकी बड़ी बड़ी मूंछें हैं। तो वो एक ऐसी पहचान बन गई। और मैं आपको छोटी सी क्विकली एक बात बताऊं कि जब मैं CABC के ऑफिस को छोड़ के, जैसे मैंने भी बताया, मैं आ रहा था मोबाइल चैनल में, तो जो लास्ट डे था ना, 10 साल हो गए थे मुझे इस ऑफिस में काम करते, तो उन्होंने मेरा फेयरवेल क्या प्लान किया। अब लास्ट डे है, सबको पता है आज कामरान का आखिरी दिन है, तो मैं एंटर हुआ तो हमारा पूरा फ्लोर होता था क्यूबिकल्स से। अच्छा, मैं जब एंटर हुआ मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, मैं बड़ा हैरान किया सब किधर चले गए। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता ना पॉपअप शुरू हुआ एक क्यूबिकल में, तो उन्होंने प्लान क्या किया कि वो 50 लोग फ्लोर पे, इंक्लूडिंग ऑल मेल एंड फीमेल, जिसमें हमारे देसी गोरे सब गोरियां सब ने मुझे लगाई यार। तो वो डॉलर स्टोर गए, उन्होंने 50 वो लेके आए और सब ने मुझे लगाई हुई थी। और उन्होंने कहा कि हम ये सोचा कि इससे अच्छा और कोई फेयरवेल। तो वो मेरी बड़ी यादगार तस्वीर है कि जहाँ पे उन्होंने मुझे बीच में बिठा के सब मेरे इर्द गिर्द खड़े हुए, सबकी बड़ी बड़ी मूंछें। तो ये मैं सिर्फ डायरेक्टर माइंड से सोच रहा हूँ कि इमेजिन के POV कैमरा हो आपके पास, आप एंटर हो और एक बंदा उठ रहा है मूंछों के साथ, दूसरा उठ रहा है। क्या बड़ा ब्यूटीफुल आइडिया दैट। और लड़कियां इवन गर्ल्स जितने, सब ने मुझे लगाई। दैट शोज देयर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू कामरान भाई। कामरान भाई, मुझे भी आपके साथ आज थोड़ा सा वक्त गुजारा है और बहुत अच्छा लगा, नॉलेजेबल भी था, हंसी मजाक भी था, सीरियस गुफ्तगू भी की। मैं जाने से पहले चाहता हूं कि आप हमारे व्यूअर्स को डायरेक्ट मैसेज क्या देंगे आज की डिस्कशन के बारे में, या जनरल लाइफ के बारे में, लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में। तो व्हाट विल बी योर मैसेज टू आवर व्यूअर्स टुडे? देखिए, अगर तो मैं अपने सब्जेक्ट पे बात करूं तो मैं अगेन यही कहूँगा कि देखें, हमने बहुत गलतियां कर ली। अभी हम लोग इस करेक्शन के फेज से गुजर रहे हैं, चैलेंजेस अपनी जगह पे, लेकिन हमें इससे ये लर्न करना चाहिए कि अगेन मैं ये कहता हूँ कि पहले अपने आप को, अपनी लिमिटेशंस को देख लेना चाहिए, अपने आप को प्री क्वालिफाई कराना चाहिए, और जितनी हमारी एक्चुअल इनकम है जिसके लिए हम क्वालिफाई करते हैं उससे ज़्यादा बड़ी परचेज़ नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को जब हम बच्चों को बैठ के ईमानदारी का सबक सिखाते हैं, अब हम पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको लंबे लंबे लेक्चर देते हैं, और दिन में अगर हम जाके मॉर्गेज फ्रॉड के काम करके आते हैं, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी हिपोक्रेसी और मुनाफकत कोई नहीं। तो हमें छोड़ देना चाहिए इन चीज़ों को। और बाकी ये है कि न्यू जनरेशन को किसी भी तरीके से हमें साथ लेके चलना चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए, उनके लिए जगह छोड़नी चाहिए। तो यही मेरा मैसेज है। और बाकी मैं सलमान जैसे इन यंगर जनरेशन से ये हमारे लिए बड़ा प्राइड है, और मैं हमेशा सुनता आ रहा हूँ, और इनको सपोर्ट करना चाहिए, और इनको डेफिनेटली आगे आने का चांस देना चाहिए। थैंक यू सो मच कामरान भाई। आज बहुत कुछ मुझे सीखने को भी मिला, अच्छा लगा। मैं आपकी पर्सनैलिटी से वैसे ही बहुत इम्प्रेस था हमारी जब भी मुलाकात हुई है, तो बहुत शुक्रिया आज टाइम देने के लिए। नाजरीन, ये थी आज की एपिसोड, and believe me when I'm saying this, I can say this on the record, this is probably the longest episode of Tea Time, और मेरा अपना दिल अभी तक नहीं भरा कि मैं कामरान भाई से बात करना छोड़ दूँ, बात करता रहूँ। और हमें एक्सपीरियंस जो है लोगों का, अपने लोगों का हो, किसी का भी हो, एज अ Canadians, that experience we should find these people we can connect to easily, and we should utilize it for our benefit. Kamran Qureshi is one of them. His phone number is in the description. If you have questions about mortgage, or you want to discuss your mortgage issues, please give him a call. Give him consult करें, आप सिर्फ consult करें, and he will, I guarantee you, मुझे यकीन है कि कामरान भाई will always guide you to the right solution. With that, I'll take your leave. This was another episode of Tea Time. दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी, मेरे मेहमान कामरान कुरैशी साहब को भी, और इंशाल्लाह अगली बार मुलाकात होगी टी टाइम में। अस्सलाम वालेकुम।